इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, इसके पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है। ये जाना है कि दो चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन काम करता है, इसका भी हम लोगों ने देखा था। एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, और साथ ही में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देख रखी है, और जो भी नहीं देखा है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उन वीडियोज़ को देख लेगा। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज़ है, होता क्या है। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। बिल्कुल सिंपल सा बात है यहाँ पे कि चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज मैंने ले रखा है और वो ये चार्ज है Q1 और एक छोटा सा चार्ज ले लिया है मैंने Q0। अब ये जो Q1 चार्ज लिया गया है, इसके चारों तरफ का कुछ रीजन होगा। जैसे मैग्नेट वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में कि मैग्नेट के चारों तरफ का कुछ रीजन होता है, कुछ एरिया होता है जहाँ पे उसके मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन को महसूस किया जाता है किसी दूसरे चार्ज के द्वारा, किसी दूसरे मैग्नेट के द्वारा। तो उसी तरह से किसी चार्ज के चारों तरफ कुछ रेंज होगा, कुछ एरिया होगा जहाँ पे किसी दूसरे चार्ज के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को महसूस किया जाएगा। वही एरिया, वही जो रीजन है, उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्लियर हो रहा है ये बात कि भाई किसी चार्ज के चारों तरफ का एक स्पेस, एक रीजन जहाँ पे उसके इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को महसूस किया जाएगा किसी दूसरे चार्ज के द्वारा। तो ये जो दूसरा चार्ज जो फोर्स को महसूस करने वाला है वो ये है Q0, और हमेशा Q0 को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और Q0 कैसा है? एक वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, एक वेरी वेरी कह सकते हैं 10 to 0 इसको कंसीडर किया जाता है और हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ये डिफिनीशन में बनाई गई है, जैसे कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है कि हमेशा Q0 क्या लिया जाएगा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया जाएगा, और ये बहुत ही छोटा चार्ज होगा, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन अब ये Q1 जो चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों तरफ का एक रीजन है जहाँ पे इस चार्ज को जब हम ले जाएंगे तो ये चार्ज क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करेगा। अब कैसा फोर्स महसूस करेगा ये तो डिपेंड करता है कि Q1 कैसा है। अगर Q1 पॉजिटिव होगा तो Q0 तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, तो ये फोर्स कैसा होगा? रिपल्सन होगा, यानी ये फोर्स इसको बाहर की तरफ पुश करेगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ पुश करेगा। और वहीं अगर Q1 नेगेटिव हो जाता तो ये इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता, इस तरफ खींचता। तो क्लियर हो रहा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ का रीजन जहाँ पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले जाते हैं तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन जो है, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ। भाई पॉजिटिव चार्ज अगर ये होगा तो ये भी Q0 तो पॉजिटिव हमेशा लिया जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी बाहर की तरफ होगा, धक्का देगा इसको इस तरफ। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ। तो रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, लिख लीजिएगा, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सभी जगहों पे एक जैसा नहीं होगा। जैसे मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, अब दोनों मैग्नेट को जो है कह सकते हैं कि एक मैग्नेट है, उसके तरफ जो हम दूसरे मैग्नेट को ला रहे हैं, तो दूसरा मैग्नेट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, पहले मैग्नेट के ऊपर भी दूसरे वाले की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक बहुत बड़ा मैग्नेट ले लेते हैं और एक बहुत छोटा सा मैग्नेट लेते हैं, तो अभी छोटे वाले मैग्नेट
का मैग्नेटिक फील्ड हम मान सकते हैं कि 0 है, कि वो भी कुछ हो बड़े वाले के ऊपर फोर्स लगाने वाला है। तो यानी कि जो भी फोर्स लगने वाला है वो बड़े वाले से छोटे के ऊपर ही लगेगा, क्योंकि छोटा वाला बहुत ही स्मॉल है, उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होगा, उसका रिपल्सन फोर्स भी बहुत कम होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड माना जा सकता है कि 0 है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो उसी तरह का कंडीशन यहाँ पे लिया गया। अब देखिए, जब हम मैग्नेट को उसकी तरफ लाएंगे तो जब कुछ दूरी पे होगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स उतना महसूस नहीं होगा, लेकिन जब जैसे जैसे पास लाते जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ी से उसको खींचने लगेगा, या रिपल्सन फोर्स भी इसी तरह से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक जो फील्ड है सभी जगहों पे एक समान फोर्स नहीं लग रहा है, यानी स्ट्रेंथ उतना एक जैसा नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, एक सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल इस समय का, इसमें लॉकडाउन का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर होगा। इस समय सभी लोगों के घर पे पिताजी होंगे, मम्मी होंगी, है ना। तो इस समय एक कमरे में मान लीजिए पिताजी आपके बैठे हुए हैं, उसी कमरे में आप भी बैठे हुए हैं, और आप कुछ उनके मन के लायक काम कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो खुश होंगे, वो आपकी प्रोत्साहन कर सकते हैं, तुरंत एक्शन होगा जो भी होगा। अगर आप जो भी अच्छा काम कर रहे होंगे तो तुरंत वो एक्शन लेंगे, माइंड में उनके चलेगा कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो तुरंत दूसरे तरफ से भी एक्शन होगा। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं, उन चाहते हैं कि वो पढ़ो तुम, तो फिर क्या होगा, तुरंत भाई जो भी हाथ से मिलेगा तुरंत पिटाई होगी, यानी तुरंत रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके फील्ड के नज़दीक हैं। लेकिन अगर आप पिताजी आपके एक कमरे में बैठे हुए हैं और आप 4 कमरे बाद कहीं बैठे हुए हैं, बरामदे में कहीं बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ टीवी देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, तो भी जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई। वो अगर उनको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा तो भी वो कुछ कहने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उनको आना पड़ेगा, या तो आप उनके पास जाइए या तो वो आएंगे। दूर दूर से बैठे बैठे ना आपके ऊपर उनकी कही गई बातों का कोई ज़्यादा असर होगा, ना आपके द्वारा किए गए काम का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, दूरी का यहाँ पे मैटर है। जैसे जैसे हम चार्ज को नज़दीक लाएंगे फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी स्ट्रेंथ बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन डिस्टेंस। डायरेक्शन मैंने बता दिया, आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। तो अब आइए, डायरेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया, जैसे अभी हमने बताया ना कि आपके पिताजी का जो है जो भी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ना आप नज़दीक रहेंगे तो उनका जो भी कह सकते हैं कि बिहेवियर होगा आपके प्रति, वो तेज़ी से अगर होगा, अगर नज़दीक होंगे तो तेज़ी से उनका बिहेवियर सामने आएगा, तुरंत गाली मिलेगी या तुरंत प्यार मिलेगा अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो, क्योंकि आप उनकी स्ट्रेंथ, आप उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक हैं काफ़ी, वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर दूरी में हैं, 5 के 100 कदम दूरी पे हैं, तो आपको उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलने वाला है। आप अच्छा काम करेंगे तो भी वो उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं हो पाएंगे, या आप बुरा काम करेंगे तो भी वो उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं हो पाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर मैंने चार्जेज रखा था, एक Q1 चार्ज रखा था और एक Q0 चार्ज रखा था, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा चारों तरफ, सभी जगहों पे एक जैसा थोड़ी ना होगा। भाई नज़दीक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसी पॉइंट पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर बी पॉइंट पे देखेंगे तो दूरी बढ़ गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सी पॉइंट पे जाएंगे तो और भी कम होगा, डी पॉइंट पे जाएंगे और भी कम होगा। इसी तरह से कम होता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो किस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, उसकी स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
दूर दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बड़े रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो स्ट्रेंथ है, जो उसके खींचने की या फोर्स लगाने की, पुल करने की या पुश करने की जो स्ट्रेंथ है, वो सभी जगहों पे एक जैसी नहीं होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। तो उसकी जो वैल्यू होती है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट चार्ज। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज, जो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज ले रखा है, यानी फोर्स को जो टेस्ट चार्ज ले रखा है उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब फोर्स का यूनिट क्या होगा, अभी हम वैल्यू देखने वाले हैं, पहले आप यूनिट का यहाँ पे देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा यूनिट। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने फार्मूला देख लिया है एफ। अब यहाँ पे वही मैं फिर से ले लेता हूँ, Q1 था और यहाँ पे Q0 था, और मान लीजिए इनकी बीच की दूरी जो है R दूरी है ना। तो क्या यहाँ पे लगने वाला है, फोर्स पहले देख लें, क्योंकि फोर्स पर यूनिट ही चार्ज होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा कि Q1 Q0 हो जाएगा, Q1 Q2 होता तो यहाँ पे तो Q0 है, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर तो R स्क्वायर। ये तो हो गया एफ अपॉन Q0 होता है तो 1 अपॉन Q0 हो जाएगा। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। हम फोर्स थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हम फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो के की जो ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, इसको नीचे इरेज कर लेते हैं, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगी, अब के की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, या Q अपॉन R स्क्वायर लिख लीजिए। बट Q1 Q2 जो भी नाम होगा, जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू पुट कर दीजिए, डिस्टेंस है वो पुट कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, अगर स्पेस फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो 9 × 10⁻9 होगा। या अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसके लिए आपको मीडियम जरूर गिवन होगा, उसकी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन यूज करते हैं। सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया है, परमिटिविटी जब पढ़ाया था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और ज़रूर देख लीजिए। सीरियसली थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और एक एक पॉइंट को जो है, एक एक वीडियोस को, एक एक टॉपिक्स को क्लियरली आप रीड करते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए। काफ़ी आसान है 12th क्लास का सिलेबस इन कंपेरिजन टू 11th क्लास। एक ही चीज़ की बात ही करनी है, हर जगह चार्ज की ही बात करनी है, हर जगह हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को ही देखना है पूरे जो कह सकते हैं 12th के सिलेबस में। एटम्स, न्यूक्लियाई, यही सब पढ़ना है। और 11th में हम लोग जो है मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते थे, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम देखते थे। तो एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी था 11th क्लास का। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे, मैक्रोस्कोपिक। और अभी हम लोग क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले, छोटी छोटी चीज़ों का स्टडी करेंगे, पॉइंट चार्जेस का स्टडी करेंगे, एटम्स का स्टडी करेंगे, न्यूक्लियाई का स्टडी करने वाले हैं। तो ये है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों को बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल लगाना है हम लोगों को, और न्यूमेरिकल लगाने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग और देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। देखिए, पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या Q1 अपॉन R स्क्वायर। इतना चीज़ मैंने बता दिया आप लोगों को। अब अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज हो, जैसे यहाँ पे एक Q0 चार्ज है ए पोजीशन पे, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। सिस्टम ऑफ चार्ज यानी ढेर सारे चार्जेस।
तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ फील्ड स्ट्रेंथ होगा, इसकी वजह से यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ कुछ होगा, इसकी वजह से ए पॉइंट पे कुछ फील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो तीनों ही चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो ओवरऑल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा वो निकालने के लिए फिर से यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि जो ई नेट होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने भी चार्ज है E4 E5 En तक, सबका क्या है, वेक्टर सम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज इज वेक्टर सम ऑफ द ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो ढेर सारे चार्जेस के द्वारा जो है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो उनके वेक्टर सम के बराबर होगी। तो आइए इस स्टेटमेंट को हम लोग न्यूमेरिकल्स के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम लोग एक सिंपल न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो सपोज कर लीजिए एक Q1 चार्ज है और ये Q0 है। Q0 हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, याद रखिएगा, और हमने Q1 को भी पॉजिटिव ले रखा है। इसकी वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, हम सब 1 लेके चलते हैं। आप एग्जाम में या क्वेश्चन में 2 3 जो भी वैल्यू आएगा पुट कर सकते हैं। 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, या 1 मीटर ले लेते हैं, ऐसा यूनिट में सीधे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूनिट में नहीं होगा तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और क्या। न्यूमेरिकल जब भी लगाएंगे तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके ही लगाएंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। इतनी चीज़ें तो आप लोग 9 10th में ही पढ़ चुके हैं, 11th में ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता था Q1, यहाँ पे Q1 है तो Q1 हो जाएगा, Q होता तो Q हो जाता, और R², ये फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, भाई इतना चीज़ नोट कर लीजिए और ख़ुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप करना है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ अगर इस वैक्यूम है तो, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं ले, मीडियम के बारे में बता रहा है, यानी हम इसकी वैल्यू यही लेंगे, और नहीं तो फिर कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगी। Q1 की वैल्यू यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, 1 का मतलब यहाँ पे 10⁻⁻6 हो जाएगा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, R² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, भाई 10⁻9 और 10⁻6 10⁻3, तो 9 × 10⁻3 क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मैंने निकाल दिया एट पॉइंट Q0, या एट पॉइंट ये भी जो भी इसका नाम है, चाहे ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितने हो गए, 9 × 10⁻3 हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस चार्ज का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस चार्ज की वैल्यू से देख मतलब है, और दूरी कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं। अगर सपोज कर लीजिए 1/2 मीटर पे निकाल रहे होते, 50 सेंटीमीटर पर निकाल रहे होते, 25 सेंटीमीटर पर निकाल रहे होते, तो R की जगह पे वो पुट करते हैं, है ना। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा कितनी दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, तो अब हम लोग लेने वाले हैं एक, पहले तो Q0 चार्ज जो कि पॉजिटिव है, एक Q1 मैंने ले लिया है, एक Q2 भी ले लिया है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर पे। मैं SI में ले रहा हूँ, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो सेंटीमीटर में लिखा होगा, मिलीमीटर में लिखा होगा, तो आप उसको SI में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं SI यूनिट में ले लिया हूँ। इसकी वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है और इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ 2 माइक्रोकूलम। तो अब आप देख रहे हैं, और हमें इस ए पॉइंट पे निकालना है। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। यहाँ 2 चार्जेज होंगे तो सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, 3 भी ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे, मैक्सिमम सवाल 3 से 4 का ही आएगा। तो मैंने 2 सवाल सिंपल पहले समझाने के लिए लिया। 2 चार्जेस के द्वारा जो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होने वाला है एट पॉइंट ए। तो पहले क्या था, वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम करने के लिए अलग अलग पहले इसकी वैल्यू निकाल दे, इसकी वैल्यू निकाल दे, फिर डायरेक्शन देखेंगे हम लोग, फिर वेक्टर सम कर देंगे। तो पहले हम लोग E1 निकालते हैं। मान लीजिए इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा वो E1 हो रहा होगा, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा वो E2 हो रहा होगा। तो पहले E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए E1 निकाल ही लेते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या निकालने वाला, अभी हम लोग जो निकाले थे वही आने वाली है
निकाल लेते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला वैल्यू लिख रहा हूँ। फार्मूला आप लोगों को पता है, क्यू की वैल्यू 10⁻⁻6 हो जाएगी। आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो E1 की वैल्यू निकल गई, वैल्यू पुट कर दिए भाई। ये के की वैल्यू है 1/4πε0 की वैल्यू है, ये Q1 की वैल्यू है, ये आर स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये निकल गया आपका, है ना। E1 की वैल्यू निकल गई। मैं इसको इरेज कर दूँ, 1 मिनट। इरेज करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर नहीं किया हूँ, ये पॉजिटिव मैंने लिया है और ये पॉजिटिव लिया है, दोनों पॉजिटिव लिया है। अभी मैं बताऊँगा दोनों नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा। मैं हर केस को इसी पर डिस्कस करने वाला हूँ। वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए, E1 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन कि चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से केवल डायरेक्शन पे फ़र्क आने वाला है, आउटवर्ड होगा इनवर्ड होगा, ये सब पे फ़र्क आएगा। वैल्यू तो वही रहेगी, चाहे आप -1 लीजिए कूलम चार्ज लीजिए, चाहे +1 कूलम चार्ज लीजिए, तो वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। बस चेंज किस में आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा। कभी दिशा दूसरी तरफ हो जाएगी। भाई अगर आप 2 मीटर चले हैं, -2 मीटर चले हैं, तो बस ये दिशा बदल दिया है आपने, ओरिजिन से दूसरी दिशा में चले हैं, उसका मैग्नीट्यूड तो वही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस लेने की वजह से। तो अभी हम लोग जो दो केस लेके चल रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव केस लेके चल रहे हैं। तो E1 की वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए, 9 × 10⁻3। मैं भी नोट कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये 9 × 10⁻³ चलिए मैं E2 की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। E2 की वैल्यू भी मुझे लगता है इसका जस्ट दुगना आने वाली है, 18 आएगी। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 18 ही आने वाली है। 18 × 10⁻³ मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट, मैं डायरेक्शन जो है यहाँ पे बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ। वैल्यू तो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, निकल जाएगा। E1 की वैल्यू ये आ गई, E2 की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ डायरेक्शन का कंसेप्ट समझिए। Q1 पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ यानी चार्ज से बाहर निकाल दीजिए रास्ता। तो ये चार्ज है, चार्ज से बाहर, ये Q2 चार्ज है, चार्ज से बाहर, दोनों चार्ज से दूर, बाहर मतलब चार्ज से दूर। अच्छा, दूर किसी भी दिशा में ले जा सकते थे, इधर भी ले जा सकते थे, मतलब इधर भी ले जा सकते थे, ऊपर भी ले जा, नहीं, हमेशा जो है जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी तरफ रेडियली आउटवर्ड होता है। यानी कि लाइन ज्वाइन कर दीजिए, तो हमें ए पॉइंट पे निकालना है, ये ए पॉइंट इस दिशा में है। अब इसी लाइन में देखेंगे, अगर नेगेटिव होता तो एरो इधर बना देते, पॉजिटिव है तो एरो इस साइड बना दिए, तो आउटवर्ड। तो अब देख रहे हैं आप, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जा रहे हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं। तो वेक्टर सम का मतलब ये होता है, अगर अपोजिट होंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन को आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे सम की जगह पे सम तो होगा, लेकिन अब एक +2 है और एक -2 है, तो सम करेंगे तो 0 आएगा। एक +4 है, एक -2 है, तो सम करेंगे तो +2 आएगा। तो इसी तरह सम तो करना है हम लोगों को, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है, तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो 18 में से 9 माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को ऐड कीजिए। अगर आप ये वाला दिशा पॉजिटिव ले लें तो ये वाला नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा बात। तो ये दोनों अपोजिट दिशा में हो जा रहे हैं, तो ये अपोजिट दिशा में है तो माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम होगा। किस तरफ होगा, हमने ऐसा जो है हम चार्ज की डायरेक्शन में बताएंगे आंसर। तो किस तरफ होगा, 9 × 10⁻³ अब देखिए ये वाला इतना लगा रहा था 9 × 10⁻³ और ये वाला चार्ज लगा रहा था 18। कौन ज़्यादा लगा रहा है, Q2 ज़्यादा लगा रहा है। Q2 ज़्यादा तेज़ी से बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, किसको, Q0 को। तो Q2 ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, Q2 ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो कोई भी जो है चार्ज है वो किस दिशा में जाएगा, Q2 से दूर जाएगा। तो हम इसका आंसर कैसे दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है, दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 9 × 10⁻³ अवे फ्रॉम द Q2 चार्ज, या इसका आंसर दूसरे स्टेटमेंट में हो जाएगा 9 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा टूवर्ड्स Q1। तो ऑप्शन में दोनों ही सही है। अगर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालिए तो क्या होगी, तो वो अगर ऑप्शन ये दे रहा है कि 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम अवे फ्रॉम Q1,
अवे फ्रॉम Q2 तो सही है, टूवर्ड्स Q1 तो भी सही है। टूवर्ड्स Q1 क्यों भाई, इसकी तरफ से अपोजिट जरूर लग रहा है। एक मिनट, यहाँ बहुत, यहाँ एक तरफ से फोर्स इधर लग रहा था, इसकी तरफ से भी इधर लग रहा है ना। ये Q1 की वजह से यहाँ लग रहा था, Q2 की वजह से यहाँ। Q0 का तो बस कोई रूल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने में, बस वो पॉइंट को लोकेट करने के लिए बनाया जाता है। तो देखिए इधर से लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो जो ओवरऑल, जैसे 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो ओवरऑल नेट फोर्स इसी दिशा में तो लगेगा, समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह से इससे जो फोर्स लग रहा है 9 × 10⁻3, इससे जो फोर्स लग रहा है 18 × 10⁻3, तो नेट फोर्स की दिशा क्या होगी, यही दिशा होगी। किधर, Q1 की तरफ, Q2 से दूर Q1 की तरफ, अवे फ्रॉम Q2 टूवर्ड्स Q1। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम टूवर्ड्स Q1, या 9 × 10⁻3 अवे फ्रॉम Q2। इसका आंसर डायरेक्शन के साथ देंगे, सिर्फ ये लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। आपको डायरेक्शन ही बताना है, अवे फ्रॉम Q1 है, टुवर्ड्स Q1 है, अवे फ्रॉम Q2 है, टुवर्ड्स Q2, ये सब बताना पड़ेगा। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए मैंने बताया कि अलग अलग निकाल के। अच्छा, अब हम लोग इसी को सवाल को दूसरी तरह से भी देख लेते हैं, डायरेक्शन बदल के देख लेते हैं। वैल्यू याद रखिएगा, Q1 की वजह से आया था, E1 जो हमारा वैल्यू आया था 9 × 10⁻3, E2 की वैल्यू आया था 18 × 10⁻3। इसको नोट करके तब डायरेक्शन समझिए। अब मैंने मान लिया कि ये जो है ये प्लस है और ये जो है ये माइनस है, तो Q1 की वजह से रेडियली आउटवर्ड, और Q2 की वजह से भी नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा, इस तरफ होगा। तो Q2 अपनी तरफ खींचेगा, Q1 अपने से दूर धकेलेगा। तो अब यहाँ पे दोनों ही दिशाएं क्या हो जा रही हैं, जुड़ जा रही हैं, दोनों दिशाएं एक ही तरफ हो जा रही हैं, पैरेलल हो जा रही हैं। तो अब यहाँ पे जो माइनस कर रहे थे माइनस नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 और 18 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। वेक्टर सम का मतलब ये होता है डायरेक्शन को आप देखते हुए सम कीजिए। तो यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट जोड़ दिए, दोनों डायरेक्शन अपोजिट था तो घटा दिए थे। अब यहाँ डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे तो क्लियर है, अवे फ्रॉम Q1 एंड टुवर्ड्स Q2, अवे फ्रॉम Q1 एंड टुवर्ड्स Q2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ये होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम Q1 होगी और किधर, टुवर्ड्स Q2 होगी। क्लियर हो रहा है ये बात। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, Q1 Q2 वैल्यू वही है, कैलकुलेशन जो मैंने कर लिया है, दोनों नेगेटिव है। तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ भी अपोजिट हो गया। ये अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा है, 18 × 10⁻3। ये अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा है, 9 × 10⁻3। मतलब स्ट्रेंथ, फोर्स का मतलब ये पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो स्ट्रेंथ है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो इतना है, इसका फोर्स पर यूनिट चार्ज इतना है, 18 है, ये 18 है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो देखिए दोनों विपरीत हैं, विपरीत होगा तो घटेगा, विपरीत होगा। भाई ये 18 इधर, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो 3 ही न्यूटन होगा। किस तरफ होगा, जिधर ज़्यादा लग रहा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किधर होगा, इधर होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁻3 टुवर्ड्स Q2 या अवे फ्रॉम Q1 या टुवर्ड्स Q2। तो आई होप कि आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और सिस्टम ऑफ चार्जेस में कैसे निकाला जाता है ये भी समझ लिए होंगे। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ अभी तो मैंने बिल्कुल एक लीनियर हमने ले लिया था, कहीं अगर ये डायरेक्ट कुछ एंगल पे होता, जैसे ये Q0 यहाँ पे Q1 है, Q2 है, कुछ एंगल पे होता, यानी दोनों के फील्ड स्ट्रेंथ कुछ अलग अलग डायरेक्शन होता, तो उस केस में एंगल जरूर गिवन होगा, एंगल गिवन होगा। तो अब यहाँ पे जो हम नेट फोर्स निकालेंगे, तो आपको वेक्टर पढ़ाया गया था क्लास 11th में, आप लोग पढ़े होंगे रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, a² + b² + √, मतलब a² 2b² 2ab cos थीटा। याद होगा, नहीं याद होगा तो वेक्टर आप रिवीजन कीजिए एक बार, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना होगा, यानी अब डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर एंगल होगा तो फिर हम लोगों को वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। तो उसमें भी करना नहीं, E1 की वैल्यू यानी a की जगह पे E1, b की जगह पे E2, 2ab यानी 2E1 E2 और cos थीटा यानी उनके बीच का एंगल।
एंगल ज़रूर गिवन होगा कि कितने एंगल पे दोनों पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं। तो इस तरह से आप सिस्टम ऑफ चार्जेस का निकाल सकते हैं, चाहे वो लीनियरली रखे हों, चाहे वो एंगल पे रखे हों, चाहे कैसे भी रखे हों। तो बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। इस पर मैं न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, पढ़ते रहिए, मन लगा करके नोट्स बनाते रहिए।